नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और कंपनी नामा के स्पेशल 52वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 52वें एपिसोड में क्या खास है। 50वां या 100वां एपिसोड हो तो समझ आता है। दरअसल एक साल में 52 हफ्ते ही होते हैं और इस एपिसोड के साथ आपके पसंदीदा वीकली शो को आज 1 साल पूरा हो गया है। और जिस तरह से आपने इस शो को सपोर्ट किया है, पसंद किया है, जो आपके कमेंट्स से साफ जाहिर होता है, ये 1 साल कैसे बीत गया इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद करते हुए मैं आज का एपिसोड शुरू करने की इजाज़त चाहता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। दालमिया भारत लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड यानी DCBL के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स और उसकी सहयोगी कंपनियों से क्लिंकर, सीमेंट और पावर प्लांट खरीदने के लिए समझौते का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों के बीच 5,666 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में सौदा तय हुआ है। इस सौदे में 9.4 मिलियन टन क्षमता का सीमेंट प्लांट, 6.7 मिलियन टन क्लिंकर क्षमता और 280 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट शामिल है। इस डील के बाद दालमिया सीमेंट देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी बन जाएगी और जयप्रकाश एसोसिएट्स सीमेंट कारोबार से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। दालमिया भारत का वित्त वर्ष 2027 में 75 मिलियन टन और वित्त वर्ष 2031 तक 110 से 130 मिलियन टन क्षमता के साथ पैन इंडिया सीमेंट कंपनी बनने का लक्ष्य है। वहीं जयप्रकाश एसोसिएट्स का इस डील के जरिए अपना कर्ज कम करने, लेंडर्स को भुगतान करने और कमिटमेंट पूरा करने का उद्देश्य है। इससे पहले भी 2014 से 2017 के बीच जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपना कर्ज कम करने के लिए 20 MTPA से ज्यादा क्षमता का सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच दिया था। 13 दिसंबर को खबर आने के बाद जेपी एसोसिएट्स का शेयर 10% के ऊपरी सर्किट पर, जेपी पावर का शेयर करीब 11% चढ़कर बंद हुआ था। वहीं दालमिया भारत का शेयर करीब 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया यानी VI को और उसके मोबाइल टावर वेंडर ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच 1600 करोड़ रुपए के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी OCD सब्सक्रिप्शन की डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 करने पर सहमति बन गई है। पिछले महीने VI के शेयरधारकों ने ATC की भारतीय शाखा के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए प्रेफरेंशियल आधार पर 1600 करोड़ रुपए के डिवेंचर जारी करने का फैसला किया था। अगर कंपनी 18 महीने में अपना बकाया नहीं चुका पाई तो जारी हुए डिवेंचर इक्विटी शेयरों में तब्दील हो जाएंगे। पर सरकार ने कंपनी के AGR बकाये से जुड़े ब्याज के भुगतान को इक्विटी में तब्दील करने पर फैसला नहीं लिया है, जिससे ATC को जारी डिवेंचर का प्रस्ताव लैप्स हो गया है। आपको बता दें कि VI ने 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना था। 12 दिसंबर को VI का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, एयरपोर्ट के अलावा अन्य कारोबारों में भी तेजी से विस्तार कर रहे अडानी ग्रुप के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल अडानी ग्रुप की सब्सिडरी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को LGBI एयरपोर्ट का पूरा प्रबंधन संभालने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। LGBI एयरपोर्ट के मैनेजमेंट, ऑपरेशन और डेवलपमेंट से जुड़े इस लाइसेंस को लेकर बीते शनिवार को आधिकारिक बयान जारी किया गया था। ये लाइसेंस एरोड्रॉप यानी छोटे एयरपोर्ट को देश के सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत करता है। DGCA से लाइसेंस मिलने से पहले अदानी समूह LGBI को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के लाइसेंस पर चला रहा था, जो इस एयरपोर्ट की ऑपरेटर थी। 8 अक्टूबर 2021 से अदानी ग्रुप ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली शुरू की थी। 12 दिसंबर को खबर आने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1/4% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की दिग्गज FMCG कंपनियों में से एक मैरिको ने वियतनाम की कंपनी ब्यूटीएक्स की 100% हिस्सेदारी 172 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए करार किया है। यह अधिग्रहण कंपनी की सब्सिडरी साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन के जरिए किया जा रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ब्यूटीएक्स के पास प्योरिट दे प्रोवेंस और ओलिव जैसे फीमेल पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं और शावर जेल, कंडीशनर्स, फेस वॉश, लोशन जैसे हेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। साल 2021 में ब्यूटीएक्स का टर्नओवर 82 करोड़ रुपए का था। इस अधिग्रहण के जरिए मैरिको की पर्सनल केयर सेगमेंट में पकड़ मजबूत होगी और वियतनाम जैसे तेजी से बढ़ रहे देश में बाजार और बढ़ेगा। 12 दिसंबर को मैरिको का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर का रुख करते हैं। देश के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम के बोर्ड ने 13 दिसंबर यानी मंगलवार शाम को शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। खुले बाजार के जरिए 810 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होने वाले इस बायबैक पर 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बायबैक के जरिए कंपनी अधिकतम 1,04,93,000 शेयर खरीदेगी, जो कि कुल 1.62% हिस्से के बराबर है। 6 महीने के अधिकतम समय में पूरा होने वाले इस बायबैक में कंपनी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा समेत कंपनी का
टॉप मैनेजमेंट हिस्सा नहीं लेगा। शर्मा के मुताबिक मौजूदा स्थिति में बायबैक से कंपनी के शेयरधारकों को काफी फायदा होगा और लंबी अवधि में शेयर होल्डर वैल्यू को ड्राइव करने में मदद मिलेगी। हालांकि बायबैक का प्राइस 13 दिसंबर के 539 रुपये 50 पैसे के क्लोजिंग भाव से करीब 50% के प्रीमियम पर है, पर फिर भी 14 दिसंबर को पेटीएम का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, क्योंकि बाजार को 1000 रुपये के ऊपर और टेंडर रूप के जरिए बायबैक होने की उम्मीद थी। छठी खबर, कर्ज से जूझ रही श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने इस हफ्ते 15 दिसंबर तक बोली लगाने वालों को अपना ऑफर रिवाइज करने का विकल्प दिया था। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों की रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए कुल 3 बिडर्स ने बोलियां जमा की थी। 12 दिसंबर को सीओसी के साथ हुई गहन वार्ता के बाद इन तीनों बिडर्स को 15 दिसंबर तक संशोधित बोलियां जमा करने की पेशकश की गई है। इन संशोधित बोलियों वाले रेजोल्यूशन प्लान पर सीओसी की वोटिंग होगी और एनसीएलटी को जमा करने से पहले आरबीआई की मंजूरी भी ली जाएगी। इन दोनों कंपनियों की रेजोल्यूशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीओसी 5 जनवरी 2023 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि वर्दे अरीना के कंसोर्टियम ने 14,000 करोड़ रुपए, एनएआरसीएल ने 13,500 करोड़ रुपए और ऑथम इन्वेस्टमेंट ने 7,000 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी। 7वीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज या टाटा टेक का आईपीओ जल्द आ सकता है। दरअसल टाटा मोटर्स के बोर्ड ने आईपीओ के जरिए टाटा टेक में छोटी हिस्सेदारी को बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पिछले 18 साल में टाटा ग्रुप की किसी इकाई की ओर से ये पहला आईपीओ होगा। साल 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी ने शेयर बाजार में आगाज नहीं किया है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 तक टाटा मोटर्स की टाटा टेक में करीब 72.5% हिस्सेदारी थी और एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का टाटा टेक में 224 करोड़ रुपए का निवेश है। वित्त वर्ष 2022 में टाटा टेक की आय 46% बढ़कर 3,539 करोड़ रुपए थी और 436 करोड़ रुपए का मुनाफा था। 13 दिसंबर को टाटा मोटर्स का शेयर 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, पिरामल एंटरप्राइजेस ने अपनी सब्सिडरी कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जरिए पीआरएल अगस्त्या प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील 90 करोड़ रुपए में होगी। चूंकि पीआरएल अगस्त्या पिरामल एंटरप्राइजेस की प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, इसलिए इस अधिग्रहण को संबंधित पार्टी लेन देन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का दर्जा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पीआरएल अगस्त्या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी है। फिलहाल पीआरएल के पास लीज पर देने के लिए 7.44 लाख स्क्वायर फीट के लीजेबल एरिया की कमर्शियल बिल्डिंग के अलावा 70,000 स्क्वायर फीट लीजेबल एरिया डेवलप करने की भी क्षमता है। इस डील के जरिए पिरामल एंटरप्राइजेस का ऑफिस स्पेस हासिल करने का मकसद है। 14 दिसंबर को खबर आने के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी समूह ने इस हफ्ते डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कारोबार में एंट्री की घोषणा की है। दरअसल अदानी ट्रांसमिशन ने अदानी कूलिंग सॉल्यूशन लिमिटेड नाम की नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कारोबार को चलाने के मकसद से 1-1 लाख रुपए की इनिशियल ऑथराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल के साथ इस कंपनी का गठन किया गया है। हालांकि इस कारोबार को शुरू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। 14 दिसंबर को अदानी ट्रांसमिशन का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता ने सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए 30 जापानी कंपनियों के साथ करार किया है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात सरकार के साथ 1.54 लाख करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करार का ऐलान किया था। साथ ही दूसरी खबर यह है कि कंपनी को इस प्लांट के लिए फाइनेंसर मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल जिन निवेशकों से कंपनी की बात हुई है, उन्होंने इस ग्रुप के सेमीकंडक्टर सेक्टर में सीमित अनुभव के साथ साथ अधिक कर्ज को लेकर चिंता जताई है। 14 दिसंबर को वेदांता का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार की होल्डिंग कंपनी एबी कैपिटल ने अपने इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस से जुड़ी सब्सिडरी आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड यानी ABIBL को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पीई फर्म समारा कैपिटल और एऑन इंडिया ब्रोकर्स इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी के संभावित खरीदार 2 महीने से ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया कर रहे हैं और ये डील अगले कुछ महीनों में पूरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022 में ABIBL की 692 करोड़ रुपए की आय और 86 करोड़ रुपए का प्री टैक्स मुनाफा था और यह डील 300 से 400 करोड़ रुपए में होने की अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ABIBL कंपनियों और इंडिविजुअल्स को इंश्योरेंस ब्रोकिंग और एडवाइजरी सेवाएं देने का काम करती है। 14 दिसंबर को एबी कैपिटल का शेयर 0.5% गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ था।
12वीं खबर, कोची की कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज ने किचन अप्लायंसेस से जुड़ी देश की दिग्गज कंपनियों में से एक सनफ्लेम एंटरप्राइजेज यानी SEPL की 100% हिस्सेदारी 660 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए करार किया है। खुद की नकदी और कर्ज की मदद से होने वाली ये डील जनवरी 2023 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। वी-गार्ड के मुताबिक ये अधिग्रहण घरेलू किचन अप्लायंसेस सेगमेंट में बड़ी कंपनी बनने की रणनीति से मेल खाता है। आपको बता दें कि हर तरह के कंज्यूमर सेगमेंट को कुकटॉप्स, चिमनीज, प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर और स्मॉल किचन अप्लायंसेस समेत ये कंपनी वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करती है। वित्त वर्ष 2022 में 350 करोड़ रुपए की आय दर्ज की थी। 12 दिसंबर को वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर बंद हुआ था। 13वीं खबर, देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M ने पुणे में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से EV प्लांट लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार की इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के तहत इस प्लांट को मंजूरी भी मिल गई है। SUVs और जीप्स के लिए जानी जाती ये कंपनी इस नए प्लांट में बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी BEVs रेंज मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें इनकी पॉपुलर XUV 700 का EV वेरिएंट भी शामिल है। देश में 30 लाख कारों की सालाना बिक्री में से महज 1% हिस्सा EV का है। हालांकि सरकार का इस आंकड़े को 2030 तक 30% ले जाने का लक्ष्य है। इसी के तहत M&M अपनी सब्सिडरी के जरिए अगले 7 से 8 साल में डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 15 दिसंबर को M&M का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां तो आपने जान ली, लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आइए ऐसी खबरों पर हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए नजर डालते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स जलान कैलरॉक का कंसोर्टियम यानी JKC और क्रेडिटर्स के बीच विवाद ना सुलझने से कंपनी के रिवाइवल को लेकर संदेह पैदा हो गया है। कंपनी के क्रेडिटर्स ने 8 लेटर्स और जुलाई से नवंबर 2022 के दौरान हुई बैठकों के मिनट्स का हवाला देते हुए कहा है कि JKC ने रेजोल्यूशन प्लान के तहत तय हुई शर्तों को पूरा नहीं किया है। यही नहीं, क्रेडिटर्स ने तो JKC पर रेजोल्यूशन प्लान की शर्तें पूरी किए बिना ही कंपनी का कंट्रोल लेने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया है। कुल मिलाकर क्रेडिटर्स के मुताबिक रेजोल्यूशन प्लान के तहत तय हुई 5 शर्तों में से केवल 2 का ही पालन किया गया है। वहीं दूसरी ओर JKC का कहना है कि क्रेडिटर्स कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को जानबूझकर डिले कर रहे हैं। 13 दिसंबर को जेट एयरवेज का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, किर्लोस्कर ब्रदर्स में 2016 से चल रहा पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी बाहरी एजेंसी से किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड यानी KBL का फोरेंसिक ऑडिट कराने का प्रस्ताव शेयरधारकों ने सिरे से नकार दिया है। 8 दिसंबर को हुई AGM में बाहरी एजेंसी से कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट करवाने का प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के लिए रखा गया था, पर करीब 64% शेयरधारकों ने इसके खिलाफ और 36% ने इसके पक्ष में वोटिंग की। आपको बता दें कि KBL के बोर्ड ने पिछले महीने EGM बुलाने पर सहमति जताने के साथ ही शेयरधारकों से यह अनुरोध किया था कि वे किसी बाहरी संस्था से फोरेंसिक ऑडिट कराने के प्रस्ताव को नकार दें। KBL के CMD संजय किर्लोस्कर के साथ विवाद बढ़ने के बीच उनके 2 भाइयों अतुल और राहुल किर्लोस्कर ने ये मांग रखी थी। KBL में अतुल और राहुल किर्लोस्कर की करीब 25% हिस्सेदारी है। 13 दिसंबर को किर्लोस्कर ब्रदर्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 6% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, कर्ज के संकट से जूझ रही इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी IL&FS ने 56,943 करोड़ रुपए तक के कर्ज का समाधान कर लिया है। साथ ही 30 सितंबर 2022 तक इस कंपनी ने अपनी कुल एंटिटीज की संख्या को 302 से घटाकर 101 कर दिया है। रेजोल्यूशन प्लान के तहत हुई प्रोग्रेस से जुड़ी इस जानकारी को कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के साथ साझा किया है। आपको बता दें कि अब तक 55,612 करोड़ रुपए के कर्ज का समाधान हो चुका है और 1331 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी की ऐसी एंटिटीज अदा कर रही हैं जो मुनाफे में हैं। आपको बता दें कि IL&FS ने सितंबर 2018 में पहली बार लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट किया था और इस समय कंपनी पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया था। चौथी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही लैंको इंफ्रा के अमरकंटक पावर प्लांट को 4 सरकारी पावर कंपनियां खरीद सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थित 1980 मेगावाट के इस थर्मल पावर प्लांट को ये 4 कंपनियां 3020 करोड़ रुपए या $365 मिलियन में खरीद सकती हैं। इन 4 कंपनियों में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC, REC, SJVN और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी DVC का नाम सामने आ रहा है। डील पूरी हुई तो SJVN की 40%, DVC की 10% और 25% हिस्सेदारी PFC और REC के पास होगी। गुरुग्राम की पेरेंट कंपनी लैंको इंफ्रा के बंद होने से अमरकंटक पावर प्लांट में वित्तीय दिक्कतें शुरू हुई थी। इसके बाद इस कंपनी के लेंडर्स यानी PFC REC के कंसोर्टियम ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया
शुरू की थी। अमरकंटक पावर प्लांट की बिक्री पहला मामला है जब पीएफसी और आरईसी ने किसी कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के लिए बोली लगाई है, और वो भी अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को पछाड़। एपिसोड नंबर 50 में हमने आपको बताया था कि आरआईएल और अदानी पावर ने नीलामी की प्रक्रिया में उल्लंघन का हवाला देते हुए खुद को इस बोली से अलग कर लिया है। पांचवी खबर, रिलायंस कैपिटल के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए बोली लगाने के लिए 19 दिसंबर का दिन निर्धारित किया है। दिवालिया कानून के तहत इतने बड़े पैमाने पर होने वाले ये पहली ई ऑक्शन प्रक्रिया होगी। साथ ही इस ई ऑक्शन यानी नीलामी के लिए 6,500 करोड़ रुपए का बेस प्राइस तय किया गया है, जो कि अब तक मिली सबसे ऊंची बोली से भी ज्यादा है। एपिसोड नंबर 50 में हमने आपको बताया था कि रिलायंस कैपिटल के लिए कुल 4 बोलियां मिली हैं, जिसमें 5,231 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली थी, जो कॉस्मिया फाइनेंशियल और पिरामल कैपिटल ने मिलकर लगाई थी। रेजोल्यूशन प्लान के तहत कॉस्मिया फाइनेंशियल और पिरामल कैपिटल के अलावा 3 और एंटिटीज ने बोली लगाई थी। इसमें हिंदुजा ग्रुप ने 5,060 करोड़ रुपए, टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने 4,500 करोड़ रुपए और ओक्ट्री कैपिटल ने 4,200 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी। छठी खबर, अदानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में बरमाना स्थित एसीसी सीमेंट और डालरघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट को बंद कर दिया है। अदानी ग्रुप ने भारी घाटे का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों सीमेंट प्लांट में कारोबारी गतिविधियां बंद कर दी हैं। एसीसी सीमेंट प्लांट में 980 कर्मचारी और अंबुजा प्लांट में 800 कर्मचारियों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। कंपनी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की लागत बढ़ने और बाजार की मौजूदा खराब स्थितियों के कारण सीमेंट ढुलाई में भारी कमी आई है। इस वजह से कंपनी के बाजार हिस्से यानी मार्केट शेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। 15 दिसंबर को खबर आने के बाद एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयर 2.25 से 4% तक की गिरावट के साथ बंद हुए थे। सातवीं खबर, एनएसईएल घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कई इक्विटी और कमोडिटी मार्केट ब्रोकर्स को फ्रेश समन जारी किए हैं। ये वही ब्रोकर्स हैं जिनका 5,500 करोड़ रुपए के एनएसईएल घोटाला मामले में शामिल होने के लिए नाम सामने आया था। दरअसल ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईडी ने पाया है कि बड़ी संख्या में एनएसईएल पर कारोबार करने वाले ग्राहक डमी या एचएनआई निवेशकों के फ्रंट थे। ईडी के समन की कॉपी से पता चलता है कि एजेंसी ने 12 दिसंबर से इन ब्रोकर्स या उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है। ईडी, एसएफआईओ और ईओडब्ल्यू सहित कई अन्य एजेंसियों की जांच के आधार पर यह मामला आगे बढ़ा रही है। एनएसईएल के 13,000 ग्राहकों में से एसएफआईओ ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि उसे केवल 7,217 से प्रतिक्रिया मिली और एनएसईएल से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले इनमें से लगभग 84% ग्राहकों ने पहले कभी भी कमोडिटी बाजार में कारोबार नहीं किया था। इससे ईडी को साफ तौर पर बड़ी डमी खातों की इन्वॉल्वमेंट का संकेत मिला है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप मिनटॉक में हिस्सेदारी 5.2% से बढ़ाकर 7.75% यानी 7.8% कर ली है। अतिरिक्त हिस्सेदारी 31.1 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ये हिस्सेदारी कंपनी के 21,471 कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीसीपीएस के साथ साथ इस स्टार्टअप के मौजूदा निवेशकों से 10,538 इक्विटी शेयर खरीद कर ली गई है। यह डील 31 जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। चूंकि बैंक की इस स्टार्टअप में 7.8% यानी 10% से कम हिस्सेदारी होगी, इसलिए इस डील के लिए किसी रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि मिनटॉक कारोबारियों को अपने ग्राहकों से एंगेज करने के लिए पेमेंट्स लेड प्लेटफॉर्म के जरिए वैल्यू एडेड सेवाएं ऑफर करती है। दूसरी खबर, भारत पे ने कंपनी के को फाउंडर और पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जुड़ा तीसरा कदम उठाया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भारत पे ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल और इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू में अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और परिवार के 3 अन्य सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाया है। अब इस कड़ी में तीसरा कदम उठाते हुए भारत पे ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC में अशनीर ग्रोवर की 1.4% हिस्सेदारी और को फाउंडर के टाइटल को वापस लेने के लिए मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत पे ने अशनीर ग्रोवर के टाइटल की वापसी से जुड़ा एक लीगल नोटिस भी भेजा था। ईओडब्ल्यू में आरोप साबित होने पर अशनीर ग्रोवर को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मुकदमे से जुड़ी अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
तीसरी खबर, देश के सबसे बड़े एडटेक और वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बायजूस के क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं ने 1.2 अरब डॉलर के लोन के एक हिस्से को तुरंत प्रभाव से चुकाने के लिए कहा है। इसके लिए बायजूस को अपनी यूएस की सब्सिडरी के 85 करोड़ डॉलर के कैश का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई है। हाल में बायजूस के क्रेडिटर्स ने यूएस की कंपनी होलेहन लॉकी को कर्ज की शर्तों में बदलाव से जुड़ी सलाह देने के लिए नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बढ़ते घाटे और खर्चों में कटौती से जूझ रहे बायजूस ने सितंबर तक वित्त वर्ष 2022 के नतीजे घोषित करने की डेडलाइन समेत कई शर्तों का उल्लंघन किया है और अब लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बायजूस ने मंथली बिजनेस अपडेट्स मुहैया करवाने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नियुक्ति और लोन की ब्याज दर बढ़ाने समेत ज्यादातर लेंडर्स की शर्तें मानने पर सहमति दे दी है। चौथी खबर, पुणे के हेल्थ टेक स्टार्टअप इनमेड प्रोग्नोस्टिक्स ने 21.3 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इन्वेस्टमेंट फर्म एक्सोरा और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने किया। रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार और ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री पर होगा। इनमेड प्रोग्नोस्टिक्स मशीन लर्निंग की मदद से किफायती दाम पर एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिससे डेमेंटिया, एल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के असेसमेंट और जल्दी पता लगाने में मदद मिलती है। पांचवी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समर्थित कस्टमर डेटा एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कोंटलो ने सीड फंडिंग राउंड के जरिए 35 लाख डॉलर या करीब 29 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म के कैपिटल ने किया। इस फंडिंग राउंड में बेटर कैपिटल और टाइटन कैपिटल जैसे मौजूदा निवेशकों के साथ साथ रेजर पे के हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, ममा अर्थ के वरुण अलग, क्लाइंबर कैपिटल के गिरिधर मालपानी जैसे एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। छठी खबर, B2B एडटेक स्टार्टअप ओलो ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए 2.25 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व यूए की वीसी फंड विंटर कैपिटल ने किया। 2020 में 30 लाख डॉलर के सीड फंडिंग राउंड का नेतृत्व करने वाले मौजूदा निवेशक के साथ साथ दुबई के फंड मॉर्फोसिस वेंचर कैपिटल ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि मुंबई का ये स्टार्टअप प्राइवेट स्कूलों को किफायती दाम पर पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ERP मैनेजमेंट सोल्यूशन मुहैया करवाता है। सातवीं खबर, फिनटेक स्टार्टअप जाइप ने ताज़ा फंडिंग राउंड में 1.8 करोड़ डॉलर या 146 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्सपोनेंशिया कैपिटल ने किया। एक्सपोनेंशिया के लेटेस्ट फंड की ओर से ये किसी न्यू एज फिनटेक स्टार्टअप में पहला निवेश है। स्टेल्थ मोड में यानी सीक्रेटली काम कर रहे इस स्टार्टअप जाइप का युवाओं को क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी में सुधार के साथ साथ सस्टेनेबल फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करने में मदद करने का लक्ष्य है। आठवीं खबर, बेंगलुरु के एयर मोबिलिटी स्टार्टअप बम्बल बी फ्लाइट्स ने यूके के SRAM एंड MRAM टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज से 3.7 करोड़ डॉलर या 300 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। ये फंडिंग ओडिशा में सेल्फ ड्रिवन एयर टैक्सी असेंबली प्लांट लगाने के लिए जुटाई गई है। इस स्टार्टअप की अप्रैल 2023 तक पहला ह्यूमन कैरिंग प्रोटोटाइप लॉन्च करने की योजना है। ये स्टार्टअप बी फ्लाइट्स ब्रांड के तहत सर्टिफाइड एयर टैक्सीज की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसका उत्पादन 2024 से शुरू होगा। चलिए, तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? अपना फीडबैक और अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। निवेश जगत और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी ही आपके काम की और भी ढेर सारी खबरें जानने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल और मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार।